दोस्तों, मुश्किलों में शांत रहना आ गया तो समझ लीजिए कि आधी लड़ाई तो आप यूं ही जीत गए बिना लड़े। क्योंकि शांत रहकर जो काम आप कर सकते हैं वो चीखने चिल्लाने वाले लोग, उद्विग्न होने वाले लोग नहीं कर सकते हैं। कल रात अपने एक मित्र के साथ मैं एक होटल में बैठा हुआ था और सामने वाली जो बेंच थी, मेज़ थी, उस पर तीन चार लड़के, दो तीन लड़कियां भी बैठे हुए थे। वो लोग भी अपने ऑर्डर का वेट कर रहे थे। खैर, उनका ऑर्डर पहले का था तो एक दो चीज़ें उनके पास आ गई थी और मेरा ऑर्डर थोड़ा सा बाद में था तो मुझे थोड़ा और वेट करना था। इसी बीच न जाने कहाँ से एक बड़ा सा हरा सा टिड्डा आ गया और एक लड़की के कंधे पर बैठ गया। वह लड़की इतना ज़ोर से चिल्लाई और उसने इतनी तेज़ी से हाथ मारा कि समझ लो कि जो कुछ आया हुआ था, दो तीन चीज़ें यूं ही उलट गईं। और इसके बाद वो टिड्डा जाके दूसरी लड़की के कंधे पर बैठ गया। अब वो भी इतना तेज़ रिएक्ट की कि उसने इतनी ज़ोर से पैर मारा कि सामने जो प्लास्टिक की मेज़ थी वो उलट गई। पूरा पानी फैल गया, खाना फैल गया। फिर वो टिड्डा जिधर भी जाता उधर यूं लगता लड़कियों का रिएक्शन और उन लड़कों का भी, कि लग रहा था कि मतलब ये टिड्डा नहीं है, कोई बहुत ही खतरनाक जीव है और ये इनको खा जाएगा। खाना परोस रहा वेटर वहाँ पर आया, चुपचाप उसने उस टिड्डे को पकड़ा और बाहर ले जाके छोड़ दिया। जीवन में मैंने भी देखा है कि प्रायः ऐसे लोग मिल जाते हैं जो छोटी छोटी परेशानियों पर इतना ज़बरदस्त ओवर रेट करते हैं कि जो मुख्य परेशानी होती है उसको छोड़कर ये लोग एक नई प्रकार की परेशानियां खड़ी कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, ओवर रिएक्शन या ओवर रेट करने से हमेशा बचें। परिस्थितियां कितनी भी बुरी क्यों ना हो, अगर आप शांत रह के उसको समझने का प्रयास करेंगे, निश्चित रूप से आपको उसका हल मिल जाएगा। कहते हैं ना कि पानी अगर बहुत गंदा दिखाई दे रहा है तो 5 मिनट के लिए उसे स्थिर छोड़ दीजिए, गंदगी नीचे बैठ जाएगी, पानी साफ दिखने लगेगा। तो दो तीन चीज़ें हैं। सबसे पहले तो ये है कि ओवर रिएक्शन से बचें, ओवर रेट करने से बचें, ये इससे आप कई सारी मुसीबतों से बच जाएंगे। दूसरी बात ये है कि आपका जो काल्पनिक भय होता है वो वास्तविक भय से कहीं अधिक भयानक होता है। इसलिए व्यर्थ ही कल्पना भी ना करें और जो जीवन में हो रहा है उसको होने दें, क्योंकि हर चीज़ को आप रोक नहीं सकते हैं, सब कुछ आपके हाथ में नहीं है। तीसरी बात यह है कि तटस्थता और साहस रखें, क्योंकि यही दो चीज़ें ऐसी हैं जिसके माध्यम से आप दुनिया की लगभग हर जंग से जीत कर बाहर आ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आज के मॉर्निंग थॉट्स में मुझे लगा कि ये घटना आपको बताई जाए और फिलहाल मेरा प्रयास रहता है, हालांकि आप लोगों में से कई सारे लोगों का मुझे बहुत समर्थन मिलता है, लेकिन कुछ लोगों को लगता है कि ये क्या आप बताते हैं। फिलहाल चीज़ें मोटिवेट करती हैं और अच्छी चीज़ें अच्छे लोगों तक पहुंचनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन काफ़ी अच्छा सेशन रहने वाला है। सबसे पहले तो आपको बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड की ओर से एक ट्वीट किया गया है और ये ट्वीट आप देख सकते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर कि ये ट्वीट 8 घंटे पहले हुआ है। और इस ट्वीट में क्या लिखा गया है आप इसे पहले पढ़ लीजिए, मामला बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। लिखा गया है कि सोशल मीडिया में उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती और प्रोन्नति बोर्ड के पुराने पत्र को एडिट करके आरक्षी भर्ती 2023 की परीक्षा 10 एवं 11 अगस्त 24 को आयोजित कराए जाने की सूचना भ्रामक है। बोर्ड द्वारा ऐसी कोई सूचना जारी नहीं की गई है। परीक्षा से संबंधित कोई भी सूचना बोर्ड की वेबसाइट और अधिकृत ट्विटर हैंडल पर ही प्रदर्शित की जाएगी। इस प्रकार की भ्रामक अफवाह फैलाने के संबंध में आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो इस प्रकार की जो भ्रामक न्यूज होती है वो अक्सर बहुत ही तेज़ फैलती है और सोशल मीडिया में इस पर आपने देखा कि मतलब कई बार ऐसा हुआ कि एग्ज़ाम के बारे में और भी कई चीज़ों के बारे में गलत न्यूज़ आती रहती है। तो आपको सावधान रहने की ज़रूरत है और ऐसी कोई भी न्यूज़ अगर आप देखा करें तो उसकी पुष्टि आप ट्विटर पर जाकर संबंधित जो विभाग है उसके ट्विटर हैंडल पर जाकर पोस्ट करके आप कर सकते हैं। 1000 अभ्यर्थियों की परीक्षा 19 को 250 ओएसिस स्कूल के। तो खबर मिल रही है कि संयुक्त विश्वविद्यालय प्रवेश परीक्षा, जिसको आप लोग CUET यूजी के नाम से जानते हैं, तो CUET यूजी के 1000 अभ्यर्थियों के लिए 19 जुलाई को फिर से परीक्षा कराई जाएगी। हालांकि परिणाम कब जारी होंगे इसके बारे में NTA की ओर से कोई जानकारी नहीं है। NTA 6 राज्यों के जिन 1000 CUET यूजी अभ्यर्थियों के लिए पुनः परीक्षा करा रही है उनमें से 250 अभ्यर्थी हजारीबाग के ओएसिस पब्लिक स्कूल के भी हैं। ये स्कूल नीट यूजी पेपर लीक के लिए भी जांच के दायरे में है। एनटीए के सूत्रों ने बताया कि कई अभ्यर्थियों ने शिकायत की थी कि जो भाषा उन्होंने चुनी नहीं उसमें उन्हें प्रश्न पत्र दिया गया, जबकि कुछ शिकायतों में कहा गया कि गलत प्रश्न पत्र दिए जाने से उनके समय की हानि हुई। तो वहीं परीक्षा की अंतिम आंसर की अभी तक नहीं आई है। तो फिलहाल अभी इसका जो अंतिम परिणाम है उसके जारी होने में भी अभी थोड़ा सा विलम्ब होता प्रतीत हो रहा है।
और देखिए फ्रेंड्स, खबर है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए चलाया अभियान। तो बेसिक शिक्षा में शिक्षक भर्ती के लिए डीएलएड अभ्यर्थियों ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अभियान शुरू कर दिया है। डीएलएड बीटीसी संघ के अध्यक्ष विनोद पटेल का कहना है कि बेसिक में 5 वर्षों से कोई भी भर्ती नहीं और तकरीबन 2 लाख नए डीएलएड प्रशिक्षित तैयार हो गए हैं। टीईटी और सीटीईटी बेरोजगारों की संख्या बढ़ती जा रही है। तो इसी बीच शिक्षा सेवा चयन आयोग का गठन भी हो गया है, लेकिन भर्तियां शुरू नहीं हो रही हैं। तो यहाँ पर अभियान चला के नया विज्ञापन जारी करने की मांग की जा रही है। और यूपीपीएससी सीमित केंद्रों पर लाखों अभ्यर्थियों की परीक्षा। तो जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि सबसे पहले तो परीक्षा केंद्रों का जो निर्धारण किया जा रहा था यूपीपीएससी की ओर में, उसमें बहुत सारे बदलाव किए गए हैं। और अब जो प्राइवेट स्कूल हैं, दूर दराज के स्कूल हैं जिसमें बेसिक सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं, अब उनमें परीक्षा केंद्रों का निर्धारण नहीं किया जाएगा। और सबसे बड़ी बात यह कि परीक्षा केंद्र के लिए बनाने के लिए अब 2 श्रेणियां यहाँ पर निर्धारित की गई हैं, कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2। तो कैटेगरी 1 और बी में अगर देखा जाए तो श्रेणी ए में समुचित सुविधाओं वाले राजकीय माध्यमिक विद्यालय, राजकीय डिग्री कॉलेज, राज्य केंद्र के विश्वविद्यालय, पॉलिटेक्निक, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज शामिल होंगे। श्रेणी बी में ख्याति प्राप्त और सुविधा संपन्न वित्त पोषित शैक्षणिक संस्थाएं ही शामिल होंगी जो पूर्व में संदिग्ध, विवादित या काली सूची में न रही हों। इसके साथ ही केंद्र की दूरी बस स्टैंड, रेलवे स्टेशन और कोषागार से 10 मिनट की परिधि में होनी चाहिए और केंद्र शहरी आबादी में होना चाहिए। श्रेणी ए में जिन संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाए जाने पर जोर दिया गया है, इनमें से ज़्यादातर संस्थाएं पूर्व में आयोग की किसी भी परीक्षा में केंद्र नहीं रही हैं। तो दोस्तों, सूत्रों का कहना है कि इन संस्थानों को परीक्षा केंद्र बनाने के लिए पत्राचार शुरू कर दिया गया है, लेकिन ज़्यादातर संस्थानों ने प्रशासन को अभी तक अपना जवाब नहीं भेजा है। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज, राजकीय मेडिकल कॉलेज परीक्षा केंद्र बनने के लिए तैयार नहीं होते हैं तो आयोग की बड़ी परीक्षाओं के लिए केंद्रों की कमी पड़ सकती है। जैसा कि आप लोग जान रहे हैं कि आरओ में लगभग 11 लाख और पीसीएस में लगभग 6 लाख आवेदन आए हुए हैं। और ये भी कहा जा रहा है कि अगर 5 लाख से ज़्यादा अभ्यर्थी हो रहे हैं तो जो परीक्षा होगी वो 1 से अधिक पालियों में कराई जाएगी। फिलहाल अभी जो बेसिक यहाँ पर सिक्योरिटीज़ हैं उनको तय किया जा रहा है और तमाम ऐसी चुनौतियाँ अभी आयोग के सामने आ रही हैं जिनको आगे चलकर दूर करना परीक्षा से पहले ये एक बड़ा काम है आयोग के लिए। खैर, तैयारियां चल रही हैं और पीसीएस आरओ के लिए एग्ज़ाम डेट डिक्लेयर कर दिया गया है और जो अभ्यर्थी हैं वो तैयारी में लग भी चुके हैं जिनको सीरियसली इस एग्ज़ाम को क्रैक करना है। शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त नहीं किया जा सकता है, हाई कोर्ट ने पुनः इस बात को कहा है। और हाई कोर्ट ने भी कहा है कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने शिक्षा मित्रों को सहायक शिक्षक के रूप में नियुक्त किए जाने के लिए अयोग्य ठहराया है। तो यहाँ पर जो पूरा मामला है उसको एक बार आप समझ लीजिए, लोग किस तरीके से जो याचिकाएं हैं उसको कोर्ट में दायर कर देते हैं। एग्जैक्टली हुआ क्या कि याची को डीएम के एक नोटिस में सहायक शिक्षक के रूप में वर्णित करने मात्र से वह उसके लिए योग्य नहीं हो जाता। न्यायमूर्ति क्षितिज शैलेंद्र की पीठ ने याचिका खारिज कर दी है। थोड़ी सी बात समझिए यहाँ पर कि मऊ निवासी जो दीप नारायण सिंह हैं, उन्होंने याचिका दायर कर शिक्षा मित्र को सहायक अध्यापक के रूप में नियुक्त कर वेतन आदि देने की मांग की थी। याचिका का कहना ये था कि जिला मजिस्ट्रेट, जिला चुनाव अधिकारी ने 20 अप्रैल 2024 को एक नोटिस जारी कर उसकी चुनाव में ड्यूटी लगाई थी। नोटिस में उसका विवरण सहायक अध्यापक कंपोजिट विद्यालय देवरिया के रूप में दिखाया गया था। उनका कहना है कि अगर सरकार उन्हें चुनाव में पीठासीन अधिकारी के रूप में काम करने के लिए उपयुक्त समझती है तो उन्हें सहायक अध्यापक के रूप में काम करने के लिए भी उपयुक्त माना जाना चाहिए। कोर्ट ने याचिका पूरी तरह गलत कहकर खारिज कर दी है। तो ये मामला है। हाँ, समझ पा रहे होंगे कि किस तरीके की याचिकाएं दायर होती हैं। और इसी बीच आरओ पुलिस भर्ती लीक और अन्य कई प्रतियोगी परीक्षाओं में पेपर लीक का जो ये मुख्य आरोपी है राजू नयन और सुभाष के बीच 2 साल में करोड़ों का लेन देन। और फिलहाल अब जो बैंक स्टेटमेंट देखा जा रहा है तो इनके बीच मतलब कई करोड़ रुपए के लेन देन की चीज़ें सामने आई हैं। इनमें से ज़्यादातर बार रकम जो है वो सुभाष के खाते से राजू नयन के खाते में भेजी गई है। माना जा रहा है कि यह प्रतियोगी परीक्षाओं में धांधली से जुटाई गई रकम ही थी। खैर, माना क्या जा रहा है यही होना ही चाहिए, इतना पैसा कोई किसी को क्यों देगा बार बार। और अमीरी का आलम देखिए, भोपाल में ख़रीदा 2 करोड़ का बंगला, तो पैसा
आ ही रहा था तो खर्च हो भी रहा था। और चलती ट्रेन से कूड़ा फेंका तो देना पड़ेगा जुर्माना। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग चलती ट्रेनों से कुछ न कुछ पॉलीथीन में बांध कर रेलवे ट्रैक पर फेंक देते हैं, जिसको खाने के लिए आवारा पशु, छुट्टा पशु वहाँ पर चले जाते हैं और एक बड़ी दुर्घटना हो जाती है, जिसमें ये पशु तो जान से जाते ही हैं, साथ ही साथ रेलवे को भी काफ़ी क्षति का सामना करना पड़ता है। तो अब एक नया नियम यहाँ पर जारी किया गया है कि अगर चलती ट्रेन से कूड़ा फेंका तो देना पड़ेगा जुर्माना। और ये जो नियम है ये चाहे वो रेलवे का कोई स्टाफ हो या फिर यात्री, सभी पर लागू होगा। पिछले दिनों अवध आसाम एक्सप्रेस में एक यात्री ने पैंट्री कार से ट्रैक पर कूड़ा फेंकने का वीडियो बनाकर वायरल किया था और इसके बाद मामला संज्ञान में आने पर डीआरएम तिनसुकिया के निर्देश पर आईआरसीटीसी ने संबंधित संचालक पर 15,000 का जुर्माना भी लगाया था। खैर ये एक अच्छी पहल है, ठीक है, साफ़ सफाई भी अच्छी चीज़ है, लेकिन कूड़ा कहाँ पर डाला जाए और किस रूप में डाला जाए इस पर भी कई बार मैंने देखा है कि लोग खाना खाने के बाद जो छिलका वगैरह बच जाता है या थोड़े बहुत भोजन का जो अवशेष रह जाता है उसको पॉलीथीन में लपेट कर और उसी में मतलब फालतू की चीज़ें भी डालकर उसको फेंक देते हैं। आवारा पशु, छुट्टा पशु जो उसको खाने के लिए आते हैं, कई बार उनके मुंह में मतलब कांच, सुई कुछ धंस जाता है। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मैं बस एक अनुरोध करूंगा कि आपके पास अगर कुछ बचा हुआ भोजन है तो उसे एक पॉलीथीन में उसका पहले तो मुंह जो है वो खुला रखें और उसमें बस खाने वाली चीज़ें ही रहें, उसमें कूड़ा करकट ना डालें, क्योंकि याद रखिए कि जो चीज़ें आप फेंक रहे हैं उसे कोई न कोई खाएगा, कोई न कोई पशु खाएगा और उसकी जान भी जा सकती है। तो प्लीज़ आप दूसरों के बारे में भी सोचा करें, ये बहुत अच्छी बात होती है। खैर एक खबर और भी है कि छात्रवृत्ति के आवेदन में आज से सुधार कर सकेंगे छोटे छात्र। तो प्रदेश के 37,000 से ज़्यादा छोटे छात्र 15 जुलाई से छात्रवृत्ति के आवेदन में सुधार कर सकेंगे। समय से रिजल्ट घोषित न होने के कारण वर्ष 2023-24 में ये छात्र योजना का लाभ नहीं उठा सके थे। तो अब ये लोग जो है 24 जुलाई तक इसे ठीक कर सकेंगे। आवेदन को संस्थान 30 जुलाई तक अग्रसारित करेंगे और छात्रों को 30 अगस्त तक भुगतान कर दिया जाएगा। तो ये सारी अपडेट्स हैं और उम्मीद करता हूँ कि सेशन आपको अच्छा लगा होगा। प्लीज़ आज का जो क्विज़ है करंट अफेयर उसको आप जरूर लगाइएगा। 5 से 7 मिनट का ये क्विज़ करंट अफेयर के लिए रामबाण है और इससे बेहतर टाइमिंग और क्विज़ आपको यूट्यूब पर कहीं और नहीं मिलेगा। तो करंट अफेयर एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है हर प्रतियोगी परीक्षा के लिए। आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि रोज़ थोड़ा थोड़ा तैयार करिए, क्योंकि रोज़ थोड़ा करेंगे तो एग्ज़ाम के समय एक अनावश्यक दबाव से आप बच जाएंगे। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। धन्यवाद।